नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। और बड़ी दिलचस्प कहानी अब कैराना को लेकर बनती जा रही। दिलचस्प ये क्यों बनती जा रही है? क्योंकि शुरुआत में ये सारी दलील इस बात पर आधारित थी कि कैराना से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि एक जाति विशेष की वजह से उनको तकलीफ हो रही। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब ये सब कुछ बदलकर पलटकर ये हो रहा है कि वो परिवार इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी, आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा है और उनकी वजह से उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सब के बीच जब मैंने स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया, राज्य सरकार को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है, जब से अखिलेश यादव की सरकार आई है मार्च 2012 से, तब से ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई वहां से पलायन कर रहा हो। ये पहले की घटनाएं हैं और इनके वजह जो है या इनके कारण जो है वो बिल्कुल अलग है। अब मेरा मूल प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि कैराना की घटना को उठाने के पीछे सियासी मकसद जो है वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेलने का है, ध्रुवीकरण की राजनीति खेलने का है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल साफ। अच्छा, ध्रुवीकरण की राजनीति मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसको खेलने में उत्तर प्रदेश में कोई पीछे नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी तो डेफिनेटली पीछे नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी भी डेफिनेटली पीछे नहीं रही है। तो ये पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कैराना के जरिए खेली जा रही है। जरा एक छोटी सी बात सोचकर देखिएगा, इतने वर्षों से अगर वहां पर आपराधिक गतिविधि इस तरह की है, अगर वो एरिया जो है वो पूर्णतः विकासशील नहीं है या कि पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, शामली का एरिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, तो ये मसला इतने बड़े पैमाने पर उठाया क्यों नहीं गया? ये हुकुम सिंह जी जो वहां पर इस वक्त सांसद हैं, ये अभी क्यों उठा रहे हैं? ये पहले से क्यों नहीं बता रहे थे? ये पहले से भारतीय जनता पार्टी की टीमें वहां विजिट क्यों नहीं कर रही थी? जरा सोचिए, ये बड़े बेसिक सवाल है, जरा सोचिए। और उसके बाद बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर फंक्शनिंग को लेकर। ये पहले दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार जब से अखिलेश यादव की आई है, अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री बने कि उनको पिताजी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ। ध्यान रखिएगा इसका। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बेटा अखिलेश यादव आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश ने वोट नहीं डाला था। बड़ा फर्क होता है इस बात में, याद रखिएगा। और तब से लेकर अब तक अखिलेश यादव की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर का गंभीर सवाल बना हुआ है। अब तो जबकि उनको कुछ महीनों के बाद चुनाव की तैयारी में लगना होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों परिस्थितियां, अब इन दोनों परिस्थिति को देखते हुए सबसे बढ़िया काम क्या है? ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का फॉर्मूला। क्या ये हो रहा है कैराना के मसले पर? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपनी बातचीत पर आएंगे। कैराना पहुंची बीजेपी की जांच टीम को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। उनका आरोप है कि ये टीम न सबसे मिल रही है, न पूरी सच्चाई बयां कर रही है। संसद वो हिंसाई है, हमें भी अपनी बात रखने का हक है। हमारे से पूछा, हम भी पीड़ित है, हमारे से पूछा। पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह यह है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। बुधवार को सांसदों और विधायकों सहित 9 लोगों की बीजेपी की टीम कैराना पहुंची। वो कैराना से आगे पानीपत जाकर उस परिवार से मिली जिसके 2 लोग 2014 में मारे गए थे। उन्हें वसूली न देने की वजह से सरेआम इसी दुकान में गोली मार दी गई थी। ये दुकान अब भी 2 साल से बंद है। शिव कुमार और राजेंद्र कुमार की ये दुकान है। ये दोनों मेरे भाई लोहे का कारोबार करते थे। अगस्त 2014 में इसी दुकान में उनका मर्डर हुआ था। उन्होंने फिरौती नहीं दी थी। उसके बाद से इस पूरे इलाके में बिजनेस पे काफी बुरा असर पड़ा। आपने देखा उन लोगों को जिन्हें रंगदारी ना देने पर मार दिया गया है? वो प्रश्न कीजिए आप जाके सरकार से कि उनके आंसू कौन पहुंचेगा। दिलचस्प ये है कि इस जांच टीम के सामने अचानक ऐसे लोग प्रकट हो गए जिन्होंने ये दावा किया कि उनसे वसूली ली गई है।
मेरे से रंगदारी ली गई और मारने की धमकी दी गई। मेरे पूरी परिवार को खतरा है, मेरी भी जान को खतरा है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। जबकि कैराना के डीएम ने फिर कहा कि मामला सांप्रदायिक नहीं आर्थिक है। अभी तक तो जो हमें फैक्ट्स आए हैं, करीब 10-12 परिवार हमें ऐसे मिले हैं जो कि वास्तव में जिनका नाम उस सूची में है और वो कैराना में ही अभी निवास कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 68 परिवार हमें ऐसे मिले हैं जो कि 10 से 15 साल पूर्व यहाँ से जा चुके हैं और वो भी जो गए हैं वो विभिन्न अपने इकोनॉमिक रीजंस के लिए गए हैं। उधर अपनी पहली लिस्ट पर उठे सवालों के बाद बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने मंगलवार को एक और लिस्ट जारी की। इस बार कांधला के 63 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। कैराना से तौनिमा बिस्वास के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ अखिलेश है, मेरे साथी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ जूही सिंह है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, अनिल जैन साहब है जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश, मेरा पहला और सीधा सवाल ये कि बीजेपी कैराना को एक मुद्दा बनाना चाहती थी, क्या ऐसा करने में वो कामयाब हो चुकी है? मुझे लगा बीजेपी उसमें कामयाब तो हुई, मगर पार्टी ने एक रणनीतिक चूक इस लिहाज से कर दी कि अगर मथुरा जो मुद्दा था उसी पर ज्यादा अगर वो फोकस करती तो जो कानून व्यवस्था को मुद्दा बड़ा बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, तो उसमें उसे ज्यादा कामयाबी मिलती। कैराना में उल्टा पड़ा दांव इसलिए क्योंकि खुद बीजेपी के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए। जो दावे बढ़ चढ़ करके किए गए उन दावों में कई पोल निकली और यही वजह है कि ये देखने को मिला कि बीजेपी की जो रणनीति कुछ हद तक कामयाब नहीं हुई है। इसीलिए पार्टी ने अब यू टर्न लिया। पार्टी ने अब इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के बजाय ये कहना शुरू किया है कि ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, जो कि जाहिर है कि है भी। अगर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं तो वहां पर उनकी जांच होनी चाहिए, सवाल भी पूछे जाने चाहिए अखिलेश सरकार से। मगर जिस तरह से शुरुआत में पार्टी ने एकदम टेम्परेचर हाई करने की कोशिश की, उसमें लगता है कि पार्टी को लेना कानून व्यवस्था का अगर मसला है तो बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं हुकुम सिंह जी, जो पहले इसको हिंदू मुसलमान बनाने पर तुले हुए थे, बाद में अब वो कह रहे हैं कि इसका क्रिमिनल एंगल है, तो इनको अभी तक ये सब नहीं नजर आ रहा था? इनको यही मौका मिल रहा था उठाने के लिए? मुझे लगता है चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अब सिर्फ 10 महीने बचे हैं चुनाव में। और अगर अब इस तरह की बातें करेंगे तो एक के बाद एक आप इस तरह के मुद्दे उठाते जाएंगे तो इस तरह से आप अखिलेश सरकार को घेर सकते हैं। बीजेपी 2 मुद्दों को लेकर के सपा और बसपा को घेरेगी। सपा को कानून व्यवस्था के ऊपर, बसपा को भ्रष्टाचार के ऊपर। तो यही 2 मुद्दे हैं और इसी को लेकर हमको लगता है कि एक के बाद एक नई नई चीजें आती जाएगी। ठीक है अनिल जैन जी, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन जो कराने का प्रमुख एजेंडा था बीजेपी का कैराना के माध्यम से, क्या अब वो बैक बर्नर पे है? अब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर वाले मसले पर आ गए? क्योंकि वो हुकुम सिंह जी जो बता रहे थे शुरुआत के लिस्ट में, उसमें तो भयंकर गड़बड़ी निकल गई। मुझे लगता है विज्ञान जी आपसे सलाह करके बीजेपी ने एजेंडा बनाया है क्या? नहीं, मुझसे कतई सलाह करके नहीं बनाया है। ना मैं किसी राजनीतिक दल को ऐसी कोई सलाह देने की इच्छा रखता हूं। आपने अपना वर्डिक्ट दे दिया इसमें कि बीजेपी ने एजेंडा बना रखा है। मेरी बात सुनिए, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है और गुंडों की दहशत के कारण लोग घर छोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक बात बता दूं, जिन ये क्षेत्रों में इस सरकार के बिजली के कर्मचारी, सरकार के किसी भी टैक्स विभाग के कर्मचारी उन मोहल्लों से जहां से रंगदारी वसूली की जाती है और लोग जिसकी वजह से पलायन कर रहे हैं, वहां घुस के दिखा दे सरकार के लोग। सरकार के लोग नहीं घुस सकते। सामान्य आदमी की बात छोड़िए, आदमी बोलने के लिए मोहताज है। ऐसी स्थिति वहां कैराना में है। और मैं बता दूं अभिज्ञान जी, मैं जिस क्षेत्र में रहता था वहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी। जब जिसने एक्सपोज की उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि आज उसने इस स्थिति को रखा है सामने। आप इस स्थिति का, जब सरकार खुद कह रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण से है, ये रंगदारी के कारण से है, ये रंगदारी कर कौन रहा है? रंगदारी की लिस्ट निकलवाई है। अनिल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अनिल जी, अपने आप साफ हो जाएगा कि कौन लोगों ने ये किया है। अनिल जी, आप भी उत्तर प्रदेश से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब अखिलेश सरकार के मुश्किल से कुछ महीने हुए थे, तब से मैंने लॉ एंड ऑर्डर इश्यू को अपने कार्यक्रमों में उठाना शुरू किया अखिलेश यादव गवर्नमेंट पे। तब मुझे दलील दी गई कि साहब आप इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हिस्से में उत्तर प्रदेश के खराब है, उसको मुद्दा बनाना एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि हुकुम सिंह शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये कोई हिंदू मुस्लिम टेंशन की वजह से पलायन हो रहा है,
और उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाना कोई आपका ओरिजिनल एजेंडा नहीं था। मैं इस बात को क्वेश्चन कर रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाना कुछ भी गलत नहीं है किसी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, ये बात बिल्कुल सही है। अनिल जी, अभिज्ञान जी, मैं इसका जवाब देता हूं। मेरा कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी वजह से खराब हुआ है। देखिए, इस बात को, उस वहां की डेमोग्राफी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ। आप और कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 85% समुदाय विशेष के लोग हैं और उनकी रंगदारी चलती है। और एक मोहल्ले में एक अगर कत्ल हो जाता है भाई साहब, तो पूरा मोहल्ला थर्राता है और पूरे मोहल्ले के लोग एवेन्यूज ढूंढते हैं कि कहां जा पाए। हमने इस त्रासदी को खुद झेला है। मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूं, मेरे पड़ोस में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि एक घटना से पूरा मोहल्ला थरथराता है। यहां घटनाओं पर घटना हो रही है। लोग, अभी आपके कैमरामैन ने दिखाया कि एक घर जहां 2 भाइयों को गोली मारी गई और उनको बंद पड़ा है। अब जिसके मोहल्ले में गोली मारकर आदमी, रंगदारी के कारण गोली मारी गई, और किसने गोली मारी और कौन रंगदारी कर रहा था, पूरी लिस्ट पढ़िए। ये कहीं ना कहीं जो आप संप्रदाय विशेष को बचाने की कहीं कोशिश होती है, इसको भी संप्रदाय विशेष को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर अनिल जैन जी पॉइंट ये भी है, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, जो गैंग्स होती है वेस्टर्न यूपी में जो ऑपरेट करती है, अनिल जी आप बेहतर जानते हैं, वो गैंग्स है वेस्टर्न यूपी की, वो गैंग्स जो है वो अलग अलग समुदाय के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है। सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वहां पर, जो ये गैंग चलाते हैं, क्रिमिनलिटी में, अपराध में जो संलग्न है, जो जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं जी, अभिज्ञान जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समुदाय विशेष के जो लोग गैंग चलाते हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिलता है और उन पर एक्ट और उन पर धाराएं और उन पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जाता है। समुदाय विशेष के लोगों को सरकार बचाने का काम करती है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, समाजवादी पार्टी ये काम करती है और कहीं ना कहीं ये बीएसपी ने भी ये काम किया। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी से सवाल पूछूंगा। एक मिनट, मैं तुरंत अखिलेश को लाना चाह रहा हूं। अनिल जी, बचाने का काम सरकारें करती हैं। अनिल जी, मैं तुरंत अखिलेश को, अखिलेश आपसे रघुबर दास ने बात करते हुए इलाहाबाद में, एक मैंने उस दिन भी आपके साथ प्रोग्राम में सेंटेंस को यूज किया था, आज लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तब उन्होंने कहा था कि हम यूपी को कश्मीर नहीं बनने देंगे। शुरुआत बीजेपी ने साफ साफ इस पोलराइजेशन एजेंडे से की। अब वो उनकी टीमें जा रही हैं, जिसमें सत्यपाल सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उस तरह के लोग, अब वो सारा एंगल लॉ एंड ऑर्डर पे। या तो ये क्लैरिफाई करे बीजेपी, या स्पष्ट करे कि ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, समुदाय विशेष के लोग जो अपराध में संलग्न है, उनको जो स्टेट से प्रोटेक्शन मिलता है, ये मसला है। देखिए, बीजेपी अब सीधे सीधे कहने से तो बच रही है, मगर घुमा फिरा के बात यही कहते हैं। जैसे आपने भी डॉक्टर जैन साहब को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि 85% लोग के समुदाय के जो रंगदारी वसूल करते हैं, यानी वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में एक गंभीर बात इसलिए है, और गंभीर भी, और जिसकी मतलब हम कहें कि इस पर चिंता भी होनी चाहिए। मुद्दा है कानून व्यवस्था का, लेकिन पीछे से हम पोलराइजेशन घुसड़े करेंगे, ताकि उसमें आप ये कह सकें कि एक तरफ हम विकास की बात करेंगे, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात भी करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कि कुछ हमने देखा किस तरह से 2 साल पहले ही इतनी भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहां पर जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। वहां पर दोनों समुदायों के बीच में, दोनों धर्मों के लोगों के बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। वहां पे उनको दूर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो भी तब जबकि आप चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं।